देना था उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। एक अचीवमेंट और जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है और बहुत लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है। और मैं कहता हूँ कि जो IAS का है ना, तो एक मैं सभी को कोई वैसा नहीं कहा, आपको राउंड द क्लॉक पढ़ना मामला आएगा और नई नई बातें आएंगी और उसको खास परफॉर्मेंस जो आगे मैटर करेंगे। तो मुझे हमने ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा जो लॉ है वो ईयर 2019 में कंप्लीट हो गया था कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद ही मैंने लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन ये जो जुडिशरी के पोस्ट है वो किसी कारण से बहुत टाइम से आ नहीं रहे थे, तो बट अनफॉर्चुनेटली उसके बीच में वो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के पोस्ट आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं नहीं जा पाया। बट उसके साथ ही ये जो रिक्रूटमेंट हो गई एंड विद एडिकेट सपोर्ट, गॉड्स ग्रेस, पेरेंट्स की दुआ, जैसे सर ने कहा गाइडेंस मिली, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज जुडिशियल का रिजल्ट आउट हो चुका है और कई कैंडिडेट्स ने जो है बाजी मारी है। कई कैंडिडेट्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, लगातार जो है तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें जो है विजय नहीं मिली है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ हैं उस्मान, जो शोपियां से हैं, जिन्होंने 28 रैंक जो है वो हासिल किया है। आइए जाने की कोशिश करते हैं इस जर्नी के बारे में इन्हीं की ज़ुबानी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर विशिंग एंड एज वेल एज थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस स्पेस टू मी। आपने यहाँ पे बुलाया आज मुझे बहुत। तो जिस तरह से आपने 28 रैंक हासिल किया है, तो तैयारी की बात करते हैं। कब से जो है आप तैयारी कर रहे थे मुंसिफ बनने की? जी सर, देखिए लॉ के डेज़ में तो, कॉलेज डेज़ में तो बंदा मैं ज़्यादा सीरियस था नहीं। तो उसके बाद लेकिन जैसे जैसे लॉ ख़त्म हो गया तो मैंने एक गोल बनाना शुरू कर दिया कि देना तो यही जज का एग्ज़ाम है। तो उसके बाद जैसे ही लॉ ख़त्म हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली 2018 से पोस्ट आ नहीं रहे थे किसी वजह से। लेकिन बीच में फिर ये एक दो हमारे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स हो गए, तो मैं वो तैयारी करने लगा, उसके लिए मैं पढ़ने लगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो आई कुड नॉट मेक इट। बट उसके इमीडिएटली के बाद फॉर्चुनेटली ये पोस्ट आ गए, तो फिर से मैं ये तैयारी में लग गया एंड फॉर्चुनेटली इस बार जीत हुई इसमें। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे थे, तो कितना समय जो है आप डिप्यूट करते थे, और जिस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो टाइम को किस तरह से बैलेंस करते थे? जी सर, प्रैक्टिस तो मैंने जब जैसे मतलब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आता जा रहा था, तब तो मैं कोर्ट से मतलब कोर्ट में प्रैक्टिस स्टॉप ही करता था उस दिन, क्योंकि तब एक डेडिकेटेड बहुत देना पड़ता था स्टडीज़ को स्लॉट। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है इसमें हमें ऐसे ही बहुत कम टाइम मिला, क्योंकि बहुत थोड़ी बहुत तेज़ रिक्रूटमेंट होगी इसमें, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला बिटवीन हमारा प्रीलिम्स एंड मेंस। तो जितना भी टाइम मिला उसमें मैंने यही कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाए टाइम को। मतलब टाइम ना होते हुए भी एक रिवीजन तो हो ही जाए, क्योंकि रिवीजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्टली यूटिलाइज़ वो टाइम करना पड़ा, जो कम टाइम था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना पड़ा। कितने आवर्स जो हैं आपको लगता है कि देने चाहिए, तब जाकर हम ऐसे एग्जाम्स जो हैं क्रैक कर सकते हैं? सर देखिए, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि एक डेजिग्नेटेड आवर नहीं होता है, मतलब कितना टाइम आप दोगे। जैसे मेरे केस में मैं बताऊंगा कि मैंने एक टारगेट्स रखा हुआ था, मतलब सिलेबस को डिवाइड करके एक मैंने टारगेट रखा था कि ये चीज़ मुझे पढ़नी है इस तारीख पे, ये दिन है मेरे पास, इतने दिन है, तो सिलेबस इतने दिनों में मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा। तो वो टारगेट मेरा कभी 2 घंटों में भी क्लियर होता था, कभी 3 में भी होता था, कभी ऐसा टॉपिक था जिस पे टाइम लगता था 4-5 घंटे भी लग जाते थे। तो ऐसा कोई डेडिकेटेड नहीं था मेरा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पढ़ना है, तो वैसा कुछ नहीं। बस इतना मैं इंश्योर करता था कि मेरा जो डेली टारगेट है वो मीट हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि उससे एक अलग सेटिस्फेक्शन आती है। अगले दिन के लिए इंसान रिफ़्रेश होता है कि हाँ कोई कल किया था। इसके बीच में मैं एकदम फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने भी जाता था, एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। बंदे का इसमें एक स्पिरिट हाई होना चाहिए। बस इतना इंश्योर करे बंदा कि टारगेट्स कंप्लीट हो जाए, किसी के 10 घंटे में हो जाए, किसी के 2 घंटे में हो जाए, बस सर वो चीज़ इंपॉर्टेंट। उस्मान, जिस तरह से अगर 5 ईयर्स कोर्स की बात करें, तो इससे बिल्कुल क्लैरिटी जो है हमें दिखती है कि जो भी 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स अगर चूज़ करता है, तो वो तो या तो वकील बनेगा या तो वो जज बनेगा। इसी तरह से अगर 3 इयर्स कोर्स की बात करें, तो उसमें कई तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं, कई तरह की फील्ड्स आ जाती हैं, और कई तरह के फॉर्म्स जो हैं वो अप्लाई भी कर सकता है। तो आपका क्लियर कट था कि लॉ अगर आपने चुनी है तो आप जज बनेंगे, नहीं तो अच्छे वकील बनेंगे।
जी सर, बिल्कुल, मेरा हमेशा से ये था कि मेरे मतलब फ़ादर साहब जो हैं, वो हमेशा मुझे ये कहते थे एक चीज़ कि चाहे जज बन जाओ या चाहे वकील बन जाओ, दोनों फ़ील्ड्स में आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि आप लोगों के साथ जुड़ो, लोगों की सेवा कर पाओ। तो मेरा हमेशा से था हाँ, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जुडिशरी का, वो नहीं भी हो सकता है क्योंकि एक बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, जैसे मेरे बहुत सारे कोलीग्स का नहीं भी हुआ इसमें, बट उसका मतलब ये नहीं मतलब सबका नहीं भी हो पाएगा, इसका मतलब है। तो मैं हमेशा से तैयार था कि नहीं भी हो जाएगा, आई विल ऑलवेज गो इनटू द लिटिगेशन, एक ना दूसरे तरीके से तो लोगों के बीच जान के जाके हेल्प कर देनी है। आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी सर, जुडिशरी में मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो काफ़ी छोटी एज है आपकी, और छोटी एज में जो है आपने एग्ज़ाम क्रैक किया, तो इन फ्यूचर आपने आपको कहाँ देखना चाहते हैं और किस तरह से जो है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कदम उठाएंगे आप? जी सर। सर अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत जैसे आपने कहा कि मतलब एक अच्छी एज में अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक काम के लिए चुना, तो मेरा हमेशा यही रहेगा कि इस कुर्सी पे इस ओहदे पे बैठ के लॉ का जो स्पिरिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, उसको मतलब नज़र में रखते हुए उसकी एप्लीकेशन लाए कोर्ट में, उसका रिलीफ जो लोगों तक पहुंच जाए, जितनी ज़्यादा हो सके लोगों तक, मतलब कानून के दायरे में रिलीफ पहुंच सके सर, ये मेरा। जैसे कि आपने रैंक 28 हासिल किया है, इससे आप सेटिस्फाई हैं? जी सर, बिल्कुल, मैं लिस्ट में आ गया, वो बहुत बड़ी बात है सर। रैंक में ज़्यादा ध्यान दिया नहीं मैंने सर। चलिए जी, रैंक में आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप जो है मुंसिफ बन चुके हैं। लेकिन मुंसिफ आप बने हैं, लेकिन इससे ये पीछे मेहनत की बात करें तो कई लोगों की मेहनत होती है, कई लोगों की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो किसको श्रेय देना चाहते हैं? जी सर, ऐसा है कि पहले तो जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने इस ओहदे के लिए मतलब ये चुना मुझे। उसके बाद पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, ख़ासकर मेरी माँ का। उनकी सेहत ना ठीक ना होते हुए भी बहुत पीछे रही है मेरी, बहुत पहले टाइम से। उसके बगैर सर या टीचर्स मिले तो बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने सिखाया, बहुत सिखाया यहाँ पे। इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए मुझे ये मतलब बहुत कम टाइम मिला ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत। तो ये यहाँ पे हमारे जज साहब है, सुभाष गुप्ता सर हैं, समीर भारती सर हैं, तो इनके साथ एक दो बार बैठने का मौका मिला, तो कुछ इंटरव्यू के लिए इनपुट्स मिले, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी मुझे उससे इंटरव्यूज़ में फिर से। जिस तरह से आपके साथ काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने ट्राई की होगी, हर व्यक्ति का, हर इंडिविजुअल का पढ़ने का जो है, प्रिपरेशन करने का जो है अपना तरीका होता है। आप ग्रुप स्टडीज़ में बिलीव करते थे, इंडिविजुअली स्टडीज़ में बिलीव करते थे, कोचिंग की तरफ जो है आपने कदम आगे बढ़ाया था, किस तरह से जो है आपने जो है एग्ज़ाम्स को क्रैक किया? जी सर, इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि ग्रुप स्टडीज़ और इंडिविजुअल स्टडीज़ तो ये केस टू केस वेरी करता है। मेरे केस में तो मैंने इंडिविजुअल स्टडी की। हाँ, कुछ फ्रेंड्स से, नॉन लॉ बैकग्राउंड फ्रेंड्स हैं मेरे, कुछ उनसे मैंने हेल्प ली। जैसे कुछ जीके पार्ट होता था इसमें, या तो मैं उनसे कहता था कि मेरी हेल्प कर दो उसमें, वो मेरे बदले कभी पढ़ लेते थे, मुझे ब्रीफ करते थे। तो ऐसे मैंने वो उस हद तक मैंने ग्रुप स्टडी की है। बट हाँ, तैयारी में मैं ये कहूँगा कि लॉ में मतलब बंदा तो पढ़ ही लेता है, लेकिन इससे पहले एक बार लॉ को समझ के पढ़ना चाहिए। जैसे कि लॉ के साथ एक बार ऐसे मैं कहूँगा कि मोहब्बत हो जाए एक बार, वो आप मोहब्बत आपको हो जाए तो तैयारी करने में भी मज़ा आएगा, और आपका वो मोहब्बत जो है वो एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पेपर्स में आप लिखोगे उसी हिसाब से, और इंशाल्लाह जीत आपकी हो ही जाएगी। इंटरव्यू सेक्शन की बात करते हैं, किस तरह का दौर था? डिफ़िकल्ट था, ईजी था? किस तरह से जो है क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं इंटरव्यू सेक्शन में? सर इंटरव्यू सेक्शन बहुत प्रोफेशनल माहौल था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल माहौल था। मतलब ये बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं वहाँ पे। बहुत ऐसा कुछ नहीं है जैसे बाहर बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं कि अब इंटरव्यू फेस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट इंटरव्यू से ज़्यादा वो एक कॉन्वर्सेशन टाइप होता है, एक बहुत हेड टू हेड कॉन्वर्सेशन होता है। मतलब कुछ हमसे वो पूछते हैं, वापस हम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सबका आंसर आपको आना ही चाहिए। वो बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, कोई क्वेश्चन आए भी ना, आंसर आए भी ना, इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब हर किसी क्वेश्चन का आंसर देना है। बस एक नेचुरल अपना वो पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखना है। वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, 10-15 मिनट का इंटरव्यू होता है, दैट्स इट सर। कॉन्फिडेंस जो है वो देखते हैं। टिप्स क्या देना चाहते हैं अपने जूनियर्स को? जी सर, जो भी जिनका भी एम्बिशन लीगल फील्ड में है कि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन जनरल या जुडिशल एग्ज़ाम्स इन जनरल में, अपनी बात अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करके बोलूँगा। मेरे लिए जो मेरे हिसाब से वर्क किया वो तो एक है कि
जैसे मैंने पहले कहा, बहुत बड़ी बात है कि लॉ के साथ मोहब्बत कर लो पहले। इस सब्जेक्ट के साथ मोहब्बत नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगी पढ़ाई, मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई में। पढ़ाई में मज़ा आएगा तो डेडिकेटेड स्टडी कर पाओगे। और उसके बाद एक दो बार रिवाइज़ करके शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डाल दो। केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसमें लिस्ट बना के रख लो हर सब्जेक्ट का, उसको देखते रहो, क्योंकि एक बार में केस लॉज याद नहीं रहते हैं। वो रिवाइज़ करते रहो। शॉर्ट नोट जब बनाओगे वो एग्ज़ाम से पहले एक दिन में भी आपका वो रिवीजन हो जाएगा सब्जेक्ट पे। तो उसके बावजूद, उसके मज़ीद मैं ये कहूँगा कि पैटर्न चेंज होगा एग्ज़ाम्स का। अब थोड़ा बहुत एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती है, मतलब बहुत फ्रेशर्स होते हैं वो, तो उस केस में एक बहुत अच्छी आदत वो डाल सकते हैं कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट्स आ जाते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स एटलीस्ट, उनको पढ़ने की आदत डालते हैं। उससे एक जुडिशल माइंड में आपको एक इंसाइट मिल जाता है कि मतलब जजेस सोचते कैसे हैं, लॉ अप्लाई कैसे होता है, उनका वो राइटिंग का उस पैटर्न जो है वो आपके आंसर राइटिंग में आ जाता है। ये सब चीज़ें डाल के मतलब इसका ये एंड कर दो एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे, तो इंशाल्लाह वो रिजल्ट आ जाए। नो डाउट आपने क्रैक किया, लेकिन कोई डिफ़िकल्टी थी, कोई डिफ़िकल्ट पार्ट था मैनेजमेंट को लेकर, स्टडी को लेकर, किसी भी पहलू को लेकर? सर डिफ़िकल्टीज़ तो लाइफ में आती रहती है, डिफ़िकल्टी के बगैर कौन सी ही चीज़ होती है लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि इस जुडिशरी एग्ज़ाम से पहले मैं 2 बार प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्ज़ाम में अपीयर हो गया, उसमें भी मेहनत कर ली थी मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे से अच्छे कैंडिडेट्स मिले, उसमें मैं क्रैक नहीं कर पाया वो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती है जैसे मैंने कहा। तो ऑब्वियसली वो हिट एक आ जाता है, कॉन्फिडेंस में भी आ जाता है, फिर दोबारा से तैयारी शुरू करना, एक मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ जाता है। लेकिन बस एट द एंड ऑफ द डे यही चीज़ है कि whoever rises from the ashes, हो जो भी बंदा फिर से उठ के वो लगे रहे इस चीज़ पे, एक ना एक दिन कामयाबी मिल जाएगी उसे। आखिर में डेस्टिनी या हार्ड वर्क या दोनों? सर हार्ड वर्क तो आपको एक स्टेज पे लेके जाएगी, मानिए आप मतलब एक फाइनल लिस्ट, मतलब जो शॉर्ट लिस्ट आएगा इंटरव्यू तक का, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ से आगे का एक जो आपका फाइनल पुश होना चाहिए वो डेस्टिनी का ही होना चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और भगवान खुदा जो है आपको और तरक्की दे। जिस तरह से जुडिशियल एग्ज़ाम की बात करें, अगर आप भी क्रैक करना चाहते हैं तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा। और कहीं ना कहीं डेस्टिनी की बात करें, जिस तरह से उस्मान ने भी कहा कि वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है हमें ज़रूरी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क, और साथ ही साथ में जो प्रिपरेशन आप करते हैं रेगुलर, जो है आप टाइम दीजिए, अपना गोल सेट कीजिए और गोल को अचीव करने के लिए जो है निरंतर प्रयास में जुट जाइए और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।